आजकल जिसे देखो वो मोटा होता जा रहा है। मोटापा एक तरह से महामारी का रूप ले रहा है, ऐसा क्यों है? मोटापे की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मोटापा ही सभी बीमारियों की जड़ है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं नासिक महाराष्ट्र से डॉक्टर प्रताप राव देशमुख से। डॉक्टर देशमुख, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर देशमुख, आजकल जिसे देखो वो मोटा होता जा रहा है। मोटापा एक तरह से महामारी का रूप ले रहा है, ऐसा क्यों है? आजकल लोगों का खान पान बहुत ही बिगड़ गया है। लोगों को तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण मोटापे की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मोटापा ही सभी बीमारियों की जड़ है। इसीलिए जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज के कारण मौतें जो हो रही है उसका मूल कारण मोटापा ही है। सबसे पहले इंसान को मोटापा ही होता है और मोटापे के बाद ही उसको अन्य बीमारियां पैदा हो जाती है उसके शरीर में और जो उसको मौत तक ले जाती है। इसीलिए हम मोटापे को सही अर्थों में महामारी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो मौत का जिम्मेदार नहीं हो, फिर भी इनडायरेक्टली वो बहुत सारी मौतों का जिम्मेदार मोटापा ही है। और यदि हम मोटापा कम करने के लिए प्रयास करें तो हम इस महामारी को सच्चे अर्थ में नियंत्रित कर सकते हैं और विश्व की जो जनसंख्या है उसको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करके उसको हम एक अच्छी जीवन शैली बिल्कुल दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन का आनंद उठा सके। क्या मोटापे को मापा जा सकता है? क्या कोई मेजरमेंट है मोटापे का कि कैसे पता चलता है कि मोटापा ज्यादा हो गया है? सिर्फ देखने से ही पता चलता है या कोई और मेजरमेंट भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल है। मोटापे को मेजर करने का एक तरीका नहीं, दो तरीके हैं। मोटापे को हम BMI से कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स उसे बोलते हैं, और दूसरा जो तरीका है उसे वेस्ट हीप रेशियो बोलते हैं। यदि बॉडी मास इंडेक्स इंसान का 18.5 से 18.5 से 25 के दरमियान है तो उसे नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाता है, और यदि 25 से 30 तक है तो उसे ओवर वेट कैटेगरी में रखा जाता है, और 30 के ऊपर यदि इंसान का BMI है तो 30 kg पर मीटर स्क्वायर के ऊपर इंसान का BMI है तो उसे ओबेसिटी के कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरह वेस्ट हीप रेशियो भी एक मोटापे को मापने का एक तरीका है। जो महिला है उनमें 0.8 से यदि वेस्ट हीप रेशियो कम है तो उसे नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाता है, और यदि जो पुरुष है उनका वेस्ट हीप रेशियो 0.90 से कम है तो उन्हें नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन महिलाओं में यदि उनका वेस्ट हीप रेशियो 0.80 से 85 के बीच में है तो उन्हें ओवरवेट कैटेगरी में रखा जाता है, और यदि उनका वेस्ट हीप रेशियो 0.85 के ऊपर है तो उन्हें ओबेसिटी के कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरह पुरुषों में यदि उनका वेस्ट हीप रेशियो 0.90 से 1.0 तक है तो उन्हें ओवरवेट कैटेगरी में रखा जाता है, और यदि उनका वेस्ट हीप रेशियो 1.0 से अधिक है तो उन्हें क्लियरली ओबेसिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। इस तरह मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं?
मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती है। लगभग सभी बीमारियों की जड़ मोटापा ही है। उसमें प्रमुख जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, मेलाइटस टाइप 2 और हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप और हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, कैंसर, स्ट्रोक आदि सारी बहुत सारी बीमारियां जो है उनका जड़ मोटापा में ही पाया जाता है। और इस तरह ये सभी बीमारियां जो है वो फेटल है यानी लाइफ थ्रेटनिंग है। लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो हार्ट डिसीज है और उसका भी मूल कारण मोटापा ही है। इसीलिए हम मोटापे को एक महामारी के रूप में अभी देख रहे हैं। युवाओं और वयस्कों में अचानक दिल का दौरा पड़ रहा है, क्या इसके पीछे भी मोटापा एक वजह है? बिल्कुल हाँ, मोटापा तो एक बहुत इम्पोर्टेंट उसकी रिस्क फैक्टर जरूर है। लेकिन जो कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट जो अभी आजकल बोल रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के कारण भी दिल के दौरे पड़ रहे हैं, उनका यह कहना है कि जो वैक्सीन लोगों को दिया गया है उनमें लिपिड नैनो पार्टिकल्स, रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड जैसे केमिकल्स डाले हैं जिनकी वजह से ये जो दिल की जो छोटी छोटी रक्त वाहिनी जो होती है, कैपिलरी जो होती है, उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है और लोगों को अचानक दिल के दौरे थ्रोम्बोसिस के कारण आ रहे हैं। लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिल जाता हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन तनावपूर्ण जीवन शैली और मोटापा ये तो प्रमुख रिस्क फैक्टर्स दिल के दौरे में हमें दिख रहे हैं। मोटापा होने के कारण क्या होते हैं, किन वजहों से मोटापा होता है? हिंदी में एक कहावत है, खाने को करो आधा, पानी पियो 2 गुना, कसरत करो 3 गुना और हंसी को करो 4 गुना। आजकल हम क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी ऑफ फूड को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और ज़्यादा खाने से ही हम मोटापा में कन्वर्ट हो रहे हैं, मोटापा हमें आ रहा है। उसका जो मूल कारण है कि हम आवश्यकता से ज़्यादा बिल्कुल खा रहे हैं और यही हमारी मोटापे का मूल कारण है। इसलिए हम क्वांटिटी ऑफ फूड के बजाय क्वालिटी ऑफ फूड को ज़्यादा महत्व देना सीखना जरूरी है। किसी भी अन्न की क्वांटिटी हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स आदि ज़्यादा खा रहे हैं और जो होल ग्रीन्स, जो छिलके सहित अनाज हमें जो खाना चाहिए वो हमारे खाने में बहुत कम हो गए। मिलेट्स हमारे खाने में बहुत कम हो गए। ओनली राइस एंड व्हीट एज अ स्टेपल फूड हम खा रहे हैं और उसी की वजह से हम मोटापा से ग्रासित हो रहे हैं। और जब तक हम ये जो हमारे डाइटरी पैटर्न है उसको नहीं बदलेंगे तब तक हमारा मोटापा नहीं जाएगा। इसलिए गिव इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी ऑफ फूड दैन टू क्वांटिटी ऑफ फूड। हमारी उम्र 25 साल के बाद हमें बहुत ही कम मात्रा में भोजन की जरूरत होती है जिससे कि शरीर का मेंटेनेंस हो। लेकिन ज़्यादा भोजन हमें मारेगा, ज़्यादा भोजन हमें जीना नहीं देगा, वो हमें मारेगा। इसलिए हमारे भोजन की मात्रा को हमें कम करना चाहिए। आपके हिसाब से आपने अभी बोला कि डाइटरी फूड मैनेजमेंट करना चाहिए, मतलब आपको अपने हिसाब से खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो आपके हिसाब से किसी भी इंसान को मोटापा कम करने के लिए उसका डे प्लान क्या होना चाहिए, या फिर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाया जा सकता है और कुछ चीज़ों से परहेज किया जा सकता है, वो कौन सी चीज़ें हैं? ये देखो, हमारा जो कैलोरिक रेस्ट्रिक्टेड डाइटरी पैटर्न है जिसके ऊपर मैंने रिसर्च की है
और यूनिवर्सिटी को मेरा थीसिस भी उसके लिए सबमिट किया है। उसमें हम 12 बजे तक बिल्कुल फास्टिंग करते हैं और 12 बजे तक मौसम के फल एवं ग्रीन सलाद खाते हैं और उसके बाद 4 बजे हल्का सा नाश्ता लेते हैं और रात को एक बार सिर्फ प्रमुख भोजन लेते हैं। ये जो डाइटरी पैटर्न है वो एकदम 100% आइडियल पैटर्न है और मैं तो दावा करता हूँ विश्व में एक नंबर डाइटरी पैटर्न है। यदि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे लाइफस्टाइल में तो बिल्कुल हम फिट एंड फाइन हो सकते हैं। डाइट में हमें एनिमल फूड को अवॉइड करना है टोटली। हमें जो वाइट चीज़ें है, जो सफ़ेद चीज़ें जो है, जैसे कि साल्ट, शुगर, जो मैदा बोलते हैं, आटा बोलते हैं उसको, फिर पॉलिश राइस को अवॉइड करना है और मिल्क को अवॉइड करना है। दिस वाइट फूड्स आर वेरी वेरी डेंजरस टू आवर बॉडी एंड दैट वो हमें हमारे शरीर में मोटापा पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें इनको अवॉइड करके रॉ डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। जो मौसम के फल है, मौसम के सलाड्स है और जो हमारे रीजन में पाए जाते हैं वो फल है वो हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। छिलके सहित अनाज है, मोटे अनाज जिसको बोलते हैं, मिलेट्स है और जो सब्जियां है, पार्शियली बॉइल्ड सब्जियां है, इस तरह से हम हमारे भोजन में इनका इंक्लूजन करके इनको समायोजित करके हमारे डाइटरी पैटर्न को बदल के हम मोटापा से मुक्ति पा सकते हैं। डॉक्टर देशमुख, ये बताइए कि क्या बच्चों के लिए जो डाइटरी पैटर्न है वो अलग होना चाहिए, बड़ों के लिए अलग होना चाहिए और ओल्ड एज में अलग होना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि अगर आपको मोटापे से छुटकारा पाना है तो बच्चों के लिए उपाय अलग होंगे, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए अलग होंगे और बुजुर्गों के लिए अलग उपाय करने पड़ेंगे? जी हाँ, अक्सर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो न्यूट्रिशन है या डाइट है वो हमारे एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसे हम हमारे न्यूट्रिशन साइंस में एज अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है और जन्म लेता है उसको पहले 6 महीने तक बिल्कुल माँ का दूध ही देना चाहिए। सिर्फ माँ का दूध ही उसके लिए सर्वोत्तम आहार है। अपने आयु के 6 महीने तक वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिए। 6 महीने के बाद उसको धीरे धीरे पूरक आहार की मात्रा शुरू कर देना चाहिए। 2 साल तक उसकी पूरक आहार की मात्रा बढ़ा के दूध की मात्रा कम कर सकते हैं और 2 साल तक हमें छोटे बच्चों को बिल्कुल ही शक्कर और साल्ट नहीं देना चाहिए, नमक नहीं देना चाहिए, जिससे कि उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा न हो, उसकी बॉडी में उसके शरीर का ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से हो और उसे जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो उसे मिले। और 2 साल की आयु के बाद उसे धीरे धीरे वयस्क लोग जो खाना खाते हैं उसी तरह का खाना उसे देना शुरू कर देना चाहिए। फिर भी एडोलेसेंट एज तक बच्चों का खाने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में होते हैं और उन्हें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। कुछ जो पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा भी उनके लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिए उनको ये सब पोषक तत्व अनाजों की माध्यम से, स्प्राउट्स की माध्यम से, दालों की माध्यम से, नट्स एंड सीड्स जिसे फलियां एवं बीजों की माध्यम से उनके शरीर में जाए और उन्हें एक अच्छा डाइटरी पैटर्न हमें सिखाना चाहिए जिसके कारण वो भविष्य में उनकी ज़िंदगी में उसका फॉलो करके अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सके। इसीलिए हर उम्र में हमें थोड़ा सा डाइटरी पैटर्न बदलना चाहिए
25 वर्ष की उम्र के बाद फिर से हम क्वांटिटी ऑफ फूड, हमारी डाइट की जो मात्रा है उसको कम करके हम ग्रीन सलाड्स एवं फल की मात्रा बढ़ाना चाहिए। और जो 60 वर्ष की बात, जो बहुत वयस्क लोग हैं उनको जूसेस, जो सब्जियों का सूप है वो ज़्यादा मात्रा में पिलाना चाहिए, क्योंकि उनकी डाइजेशन की पावर भी कम हो जाती है, इसलिए उनकी भोजन की मात्रा और कम हो जाती है। लेकिन जो पोषक तत्व है उनको वो मिले, इसलिए फलों का जूस, सब्जियों का सूप ज़्यादा मात्रा में उन्हें हमें देना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड और मिल्क अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे शरीर में डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं और उसी के कारण हमें कब्ज होता है। कब्ज के कारण मोटापा होता है, मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, क्योंकि एनिमल फूड में फाइबर की मात्रा कम होती है। लेकिन यदि जो कुछ लोग एनिमल फूड खाना चाहे तो उन्हें दिन के अंत में, शाम में या शाम के प्रमुख भोजन में उसका अंतर्भाव वो कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। दूध भी यदि वो लेना चाहे तो रात को सोने के पहले थोड़ा सा दूध स्वादवश वो ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि एनिमल फूड को अवॉइड करें, प्लांट बेस्ड डाइट को अपनाएं, कैलोरिक रेस्टिंग को अपनाएं, नींद अच्छी तरीके से लेना चाहिए, ध्यान, विधिवत ध्यान दिन में 2 या 3 बार करना चाहिए। इस तरीके से यदि हम डाइटरी पैटर्न को फॉलो करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, तो हम मोटापा से जरूर मुक्ति पा सकते हैं। डॉक्टर देशमुख, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिमाग के पास तो सिर्फ 2 ही खुराक पहुंचती हैं, शुगर एंड सॉल्ट, तो फिर आप शुगर और सॉल्ट ही लेने को मना कर रहे हैं? देखिए, जो रेडीमेड शुगर एंड साल्ट जो है, जब हम हमारी बॉडी में लेते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। हमारे बॉडी में जो शुगर और साल्ट चाहिए वो नेचुरल फूड से भी हमें मिलते हैं, और हमारी बॉडी जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करती है तो जो एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शुगर ही होता है। इसलिए हमें रेडीमेड शुगर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेडीमेड शुगर हम लेंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिससे बीमारियां बढ़ेगी, कैंसर का खतरा बढ़ेगा, मोटापे का खतरा बढ़ेगा। इसीलिए प्लांट बेस्ड डाइट लो, होल एंड नेचुरल फूड लो, जिसका डाइजेशन होने के बाद हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक शुगर पैदा हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा होने के बाद जो एंड मॉलिक्यूल है वो शुगर ही होता है। डॉक्टर देशमुख, क्या मोटापे से बचा जा सकता है, या यूँ कहें कि महिलाओं का जो डाइटरी पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए और उन्हें बीमारियां भी कई अलग होती हैं? महिलाओं के बारे में ये कह सकते हैं कि मोटापा से उन्हें प्रमुख जो बीमारी होती है वो PCOS की समस्या बढ़ जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। इन समस्या के कारण उनमें बांझपन आता है, उनका फर्टिलिटी कम हो जाता है और उनके कारण बच्चा पैदा होने में बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतें आती है। और यदि मोटापा होने के बाद बच्चा हो भी जाए तो जो बच्चा पैदा होता है वो भी जन्म से ही ज़्यादा वजन का पैदा हो जाता है और भविष्य में उसे वो मोटापे की बीमारी लग जाती है। इसीलिए माताओं पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माता स्वस्थ रहेगी तो ही बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसलिए महिलाओं को, माताओं को हमें प्रशिक्षित करके उनका वजन ज़्यादा भी न बढ़े और ज़्यादा कम भी नहीं हो, उनका वजन जो कैटेगरी में अप्रोप्रिएट कैटेगरी है BMI की उसमें ही रहे, उनका वेस्टिज रेशियो जो उनके लिए नॉर्मल कैटेगरी का है उसमें ही रहे।
और उन्हें भी हम प्रोसेस फूड, मिल्क और जंक फूड, फास्ट फूड आदि से दूर रहने का सलाह दे सकते हैं। क्योंकि महिला जो किचन संभालती है उनके हाथ में ही खाना बनाना है, इसलिए हमारा पहला जो लाभार्थी है वो महिला ही है। यदि महिला शिक्षित हो जाए, महिला हेल्थ कॉन्शियस हो जाए तो पूरे परिवार का हेल्थ का ख्याल रख सकती है। इसलिए महिला हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार कहा जाता है कि अगर आपको पतला होना है तो आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, पानी ज़्यादा पीने से इंसान पतला होता है, ऐसा अक्सर हम सुनते आए हैं। यहाँ तक कि हम ये भी सुनते आए हैं कि अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आप जल्दी पतले होंगे। तो क्या ऐसा सही है? इसमें कितनी सच्चाई है? सही है, सही है। मैंने आपको एक कहावत जो बताया शुरुआत में कि खाने को करो आधा, पानी पियो 2 गुना, कसरत करो 3 गुना और हंसी को करो 4 गुना। यही हमारी स्वास्थ्य की कुंजी है। तो पानी यदि हम फास्टिंग करेंगे और फास्टिंग में ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे हम पतले हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कितना पानी पीना चाहिए? ये देखिए, दिन में 2.5 से 3 लीटर तक पानी हम आराम से पी सकते हैं, जिसे हम 8 से 10 ग्लास बोल सकते हैं। 1 ग्लास 200 या 300 ml का होता है। तो यदि हम वो 10 ग्लास पानी पिए तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है और एकदम कम पानी भी नहीं पीना है, जिससे हम हाइड्रेटेड रहे दिन में। और हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स है, जो लिपिड्स है, जो फैट है, वो ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर के बाहर चले जाएंगे और हम फिट एंड फाइन हो जाएंगे, हम पतले हो जाएंगे। पतले मतलब ज़्यादा पतले भी नहीं होंगे, जितना हमारा वजन होना चाहिए हमारे ऊंचाई के हिसाब से उतना हमारा वजन हो जाएगा। डॉक्टर देशमुख, आपने अभी बताया कि इंसान को पानी पीना चाहिए। जब इंसान फास्टिंग करता है तो 2 से 3 लीटर पानी पी लेगा, साथ में जूसेस भी पीता है, वो फास्टिंग के टाइम नींबू पानी भी पीता है, तो उसके अलावा पीना है या उसके साथ ही पीना है? एक नॉर्मल इंसान को कितना पानी पीना चाहिए दिन में? एक कॉमन सेंस की बात है। समझो हम जूसेस पीते हैं, सब्जियों का सूप पीते हैं, लिक्विड आहार लेते हैं, तो हमें नेचुरली थोड़ा सा पानी हमें कम लगेगा, क्योंकि जो मैंने बताया क्वांटिटी, वो टोटल वाटर जो हमें आहार से या पानी पीने से मिलेगा, वो टोटल वाटर का क्वांटिटी मैंने 2 से 3 लीटर बताया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं 3 लीटर पानी भी पिएंगे और 1 लीटर जूस भी पिएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ज़्यादा वाटर लोड शरीर पर आएगा। ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी पर भी थोड़ा सा लोड आ सकता है, शरीर में इडिमा भी हो सकता है। इसलिए उतना ही पानी पिए जितना हमारा शरीर उसको हैंडल कर सकता है। ज़्यादा भी नहीं पीना है और कम भी नहीं पीना है। लेकिन 2.5 से 3 लीटर ये नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी है। आपने बात करी थी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो सैर करना भी पतले होने के लिए ज़रूरी होता है। तो सुबह या शाम दोनों में से किस टाइम की सैर ज़्यादा उपयोगी होती है? ये देखिए, सुबह की सैर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाइए कि जो एक्सरसाइज है वो आपके लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट हो जाए। यानी कोई आप काम करना चाहते हैं, बाजार में जाना चाहते हैं, कोई ऑफिस में जाना चाहते हैं या किसी कारणवश आप कहीं घूमना चाहते हैं, तो आप अपनी ऐसी आदतें बनाइए कि आप ज़्यादा पैदल चलें। ये आवश्यक नहीं है कि आप सुबह या शाम ही पैदल चलो और बाकी वक्त आप कार लेकर घूमो, बाइक लेकर घूमो। ये तो फैशन हो गया। एक्सरसाइज का फैशन नहीं करना चाहिए।
ये हमारे लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि कोई चीज हमें चाहिए, हम बेल क्यों दबाए? हम हमारे ऑफिस में बैठते हैं, हम साहब है, हम बेल दबाते हैं और प्यून को बुलाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में आप बुला सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन आपके लाइफस्टाइल में आपको ऐसी आदतें डालनी है कि कोई चीज़ आपको लगती है तो आप खुद उठे, खुद ले। बाजार में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैदल चले, कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, थोड़ा पैदल चलने की आदतें डालें, जिससे कि आपके पूरे दिन में आपका एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाए। यह आवश्यक नहीं है कि सुबह ही करना है, शाम को ही करना है, लेकिन सुबह क्या होता है, थोड़ा सा हवा अच्छा होता है, क्लाइमेट अच्छा होता है, तो वो थोड़ा सा उसके फायदे जरूर है। आप बिल्कुल टहल सकते हैं सुबह, कोई बात नहीं। डॉक्टर देशमुख, एक बात ये भी बताइए कि क्या इंसान को जब वो चलता है तो पैदल चलने से उसके पेट की चर्बी खत्म होती है? यस, पैदल चलना सर्वोत्तम कसरत है, पैदल चलना सर्वोत्तम कसरत है। और आजकल जो जिम का फैशन निकला है, जिम जाना है, मसल बनाना है, वो एरोबिक एक्सरसाइज नहीं है। आप एरोबिक एक्सरसाइज करें। एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपका फैट कम हो जाएगा। इससे जो आप यदि जिम करेंगे, मसल को स्ट्रेच करेंगे, मसल को ट्रेनिंग देंगे, उससे आपके मसल बढ़ेंगे, लेकिन आपका स्टैमिना नहीं बढ़ेगा। आपको स्टैमिना बढ़ाना है। पैदल चलने से आपका स्टैमिना बढ़ेगा और आपकी अनावश्यक जो फैट है आपके शरीर में, जो अनावश्यक मेद है, वो कम हो जाएगा। और इसीलिए पैदल चलना जिम करने से बेहतर एरोबिक एक्सरसाइज है। साइकिलिंग करना भी अच्छा माना जाता है? हाँ, साइकिलिंग करना भी एक अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है और है भी। स्विमिंग करना भी एक अच्छा एक्सरसाइज है, वो भी है। लेकिन एक ख्याल रखिए, आपको खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही नंबर 1 इंटरवेंशन है। आप यदि एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं और खाना भी ज़्यादा खा रहे हो, तो वो नलीफाई हो जाता है। आपका एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए खाने को हमको कम ही करना है। मोटापे को कम करने के क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं? किन तरीकों से हम घर पर रहकर ही मोटापा कम कर सकते हैं? मोटापा कम करने के घरेलू उपाय है, सप्ताह में एक बार नींबू पानी, शहद पानी पर एक उपवास करना सीखना चाहिए। इनिमा लेना सीखना चाहिए। दिन में 2 बार स्नान और स्नान के बाद 2 बार इनिमा लेना सीखना चाहिए। इसके लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं है ज़्यादा, और इसके लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अनाज जो है, मोटे अनाज खाना सीखना चाहिए। प्रोसेस फूड से कम दूरी रहना सीखना चाहिए। इन सारे चीज़ों को यदि अमल करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है या कोई महंगा जिम ज्वाइन करने का ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप कोई काढ़े भी सजेस्ट करेंगे? यस, कर सकते हैं ना। ग्रीन जो है व्हीट ग्रास जूस एक बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हीट ग्रास जूस जिसको हम हमारे घर में ही उगा सकते हैं, व्हीट ग्रास को, और वो कट करके उसका जो जूस बना के हम ले सकते हैं। और बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनका जूस ले सकते हैं। बहुत सारे पौधों के पत्ते होते हैं, उनका जूस हम ले सकते हैं, जिससे कि कारण हम मोटापा कम हो जाता है। कडू नींब होता है, कडू नींब नाम का एक वृक्ष है जो महाराष्ट्र में जहाँ बारिश कम होती है उस इलाके में वो बहुत ज्यादा पैमाने में पाया जाता है। उसके पत्तों का यदि जूस बनाएंगे, थोड़ा कड़वा होता है, उसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के यदि उसके पत्तों का जूस हम लेंगे तो बिल्कुल हमारा वजन कम हो जाएगा। ये घरेलू नुस्खे हैं जिससे कि हम उसका फायदा लेकर हमारा वजन नियंत्रित रख सकते हैं, कम रख सकते हैं और उस जीवन का आनंद भी उठा सकते हैं। डॉक्टर देशमुख, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।